एपिसोड 175। मुझे एमन और फिर उसके चचा से बात किए खासी देर हो गई थी। बाहर यकीनन बहुत कुछ हो चुका था। मैं उठकर बाहर आया तो लॉन में बिल्कुल पैक टेंट लग गया था। अयाज सबसे पहले तैयार होकर आ गया था। उसके पास 3 पीस सूट नहीं था, इसलिए उसने पैंट शर्ट के साथ कोट नुमा जैकेट ले ली थी और उसमें अच्छा लग रहा था। इसमें हवा की आमदोरफ्त की गुंजाइश नहीं थी, इसलिए सर्दी का असर भी कम था। दूल्हा और दुल्हन के लिए खूबसूरत छोटा सा स्टेज बनाया गया था, जिस पर 4 अदद सोफा नुमा कुर्सियां रखी थी। रात के 9 बजने वाले थे और अभी तक अब्दुल्ला और उसके साथी नहीं आए थे। मैं उसे कॉल करने ही लगा था कि वो आ गया। उसकी 6 शीशों वाली जीप अंदर आई। वो उतरकर सीधा मेरे पास आया। उसकी मुस्कुराहट बता रही थी कि उसे कामयाबी हुई है। उसने जेब से एक लिफाफा निकाला और मेरे हवाले किया। आपको शादी का अरेंजमेंट कैसा लगा? शानदार। मैं तो हैरान हुआ था, तुमने इतनी जल्दी सब कुछ कर लिया, और पूरी राजदारी से। मोना बेबी ने जिन खवातीन को बुलाया है वो भी नहीं जानती कि वो कहाँ आई हैं। उनको एक बंद वैन में लाया गया था और इसी तरह वापस ले जाएंगे। गुड। बस मैं इसी चीज़ से परेशान था क्योंकि ये सब मोना की जानने वाली है। जी मुझे मालूम है, और मैंने इसी लिहाज से बंदोबस्त किया है। ये वसीम और बाकी सब कहाँ हैं? मेरा ख्याल है तैयार हो रहे हैं, मैं भी चेंज करके आता हूँ। मैं ज़रा इंतजाम देख लूँ, अब्दुल्ला बोला और अपने आदमियों की तरफ चला गया। मैं अंदर आया जहाँ वसीम तैयार था और सादिया तैयारी से गुजर रही थी। वसीम ने मुझसे कहा, ये क्या जनाब, मैं आधे घंटे में तैयार हो गया और दुल्हन अभी आधी भी तैयार नहीं हुई। बस भाई, बाकी ज़िंदगी में भी ऐसा ही होगा, मैंने कहा और अपने लिए सूट निकाला। यह सूट देखकर मुझे जरीन की याद आई क्योंकि उसी ने यह सूट पसंद करके लिया था और मुझे पहनने का मौका ही नहीं मिला था। मैंने उसे मुनीर को प्रेस करने के लिए दिया और खुद बाथरूम में घुस गया। नहा धोकर आया तो सूट इस तरह होकर आ गया था। बीतू भी सूट पहनकर आईने के सामने टाई बांधने की कोशिश करा था। मैंने उससे टाई ली। बेटा, इसे ऐसे नहीं बांधते, मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ। मैंने अमली तौर पर उसे टाई बांधना सिखाई और बीतू सीख गया। फिर उसने टाई खोलकर दुरुस्त तरीके से बांधी और खुश होकर बोला, शोभी भाई, हमको आ गया। शाबाश, अब निकलो यहाँ से, मुझे भी सूट पहनना है। उसके जाने के बाद मैंने सूट पहना। मैं तैयार होकर बाहर आया तो डीजे भी आ गया था और अपने आलात से धीमी आवाज़ में मौसीकी भी खेल रहा था। वसीम स्टेज पर आ गया। उसके चेहरे पर खुशी चमक रही थी। मैंने सफ़ीर से पूछा, दुल्हन और मोना कहाँ है? अंदर है, अभी तैयारी में कुछ टाइम है। मैं वसीम के पास जाकर बैठ गया और उसे मुत्तला किया। मैं सादिया की तरफ से हूँ। अच्छा, यानी अब साले का रोल प्ले कर रहे हैं? अब तक यही रोल तो प्ले करते आए हैं और अपना कोई साला नहीं। आप फिक्र ना करें, मैं सवेरा का भाई बन जाऊँगा, उसने खुलूस से कहा। मैंने सोचा वो वक्त कब आएगा जब मैं इसी तरह दुल्हा बनकर सवेरा को लेने जाऊँगा, बल्कि लेने क्या जाऊँगा, वो उसी हवेली में है जहाँ उसे सारी उम्र रहना है। आधे घंटे बाद सादिया दुल्हन बनकर गजब ढाती आ गई थी। अगरचे मुना की तैयारी भी कम ना थी और उसे देखकर सफ़ीर जज्बाती हो गया था, लेकिन सादिया ने तो सबको दंग रह जाने पर मजबूर कर दिया। गोल्डन रंग के शरारे में वो खुद भी सुनहरी गुड़िया लग रही थी। मोना सादिया को स्टेज तक लाई। अब्दुल्ला का एक आदमी छोटा वीडियो कैमरा ले आया था। सफ़ीर डिजिटल कैम से तस्वीरें ले रहा था। अब्दुल्ला भी तैयार होकर आ गया था और इस वक्त बाकायदा चमक रहा था। आमतौर पर मैंने उसे अपनी ज़ात से लापरवाह पाया था। वो शायद हफ्ते में एक ही बार शेव करके फारिग हो जाता था और उसके बाल भी बिखरे रहते थे, लेकिन इस वक्त शेव भी बनी हुई थी और बाल भी। 3 पीस सूट में वो स्मार्ट लग रहा था। वलीमे की मुनासबत से सबने 3 पीस सूट ही पहने थे। 6-7 घंटे पहले मैंने सिर्फ बात की थी और जो सोचा था वह अमली तौर पर सामने था। वीडियो और फोटो सेशन के बाद दुआ की गई। सबने वसीम को मुबारकबाद दी। उसके बाद दुल्हा दुल्हन को सलामियाँ देने की बारी आई और तकरीबन सब ने नोटों वाले लिफाफे उन्हें पकड़ाए। हद तो यह कि अयाज ने भी लिफाफे में रकम दी। मुझे ख्याल ही नहीं आया था। जब मैं स्टेज पर आया तो जेब में हाथ डालकर जितनी रकम थी वो सादिया के पर्स में डाल दी। सलामियों और स्टेज के सेशन के फौरन बाद खाना लगा दिया गया। अपना काम मुकम्मल करके मोना की ब्यूटी पार्लर और बुटीक की फ्रेंड्स भी तकरीब में शामिल हो गई थी। खाने के बाद अब्दुल्ला उनको वापसी के लिए साथ ले गया। मोना अपनी फ्रेंड्स को छोड़कर आई और उसने रुखसती का ऐलान कर दिया। वो सादिया को अंदर ले गई, जबकि वसीम को हमने रोक लिया। सफ़ीर ने उसका बाजू पकड़ा। बेटा, इतनी जल्दी भी क्या है, ज़रा हमारे साथ भी गपशप कर लो। जल्दी तो नहीं है, वसीम झेप कर बोला। कुछ देर उसके साथ हंसी मजाक और छेड़छाड़ चलती रही। फिर मैंने महसूस किया कि अब देर हो गई है। अभी मुझे बीतू और अयाज को वापस जाना था। मैंने आहिस्ता से सफ़ीर से कहा, आज तू भी यहीं रुकेगा? बिल्कुल नहीं, मैं तेरे साथ जाऊँगा। बकवास मत कर, मोना आज अकेली होगी, तू उसके पास रुकेगा, आखिर को वो तेरी बीवी है। सफ़ीर हिचकिचाया, लेकिन जब मैंने जोर दिया तो वो मान गया। रात के 12 बज रहे थे और हमें सफ़र भी करना था। मैं खड़ा हुआ तो सभी खड़े हो गए। इस बार सफ़ीर ने वसीम को रोकने की कोशिश ना की क्योंकि उसे खुद भी यहीं रहना था। अब्दुल्ला वापस आ गया था। उसने हमारे साथ चलने को कहा। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, बीतू और अयाज मेरे साथ हैं। तुम आज सारा दिन बिजी रहे हो, आराम करो। गाड़ियाँ अब सब यहीं आ गई थी। मैंने अब्दुल्ला से कहा कि हमारी इजाफी गाड़ियाँ कहीं खड़ी करवा दे ताकि जब ज़रूरत पड़े तो हम वहाँ से हासिल कर लें। उसने कहा कि बंदोबस्त हो जाएगा।
मैं चाह रहा था कि अभी हम सिर्फ 2 गाड़ियां रखें, 4 ज़्यादा थी और उनको संभालना भी मुश्किल काम था। अयाज की जीप तो लाजमी थी, इसके अलावा मैंने मिनी पजेरो ले ली। ये छोटी गाड़ी थी और इसे इस्तेमाल करना आसान था। अयाज अपनी जीप और मैं पजेरो में था। बीतू मेरे साथ था। सर्दी गजब की थी, साथ ही धुंध भी शुरू हो गई और जब हम बाहर निकले तो धुंध की वजह से 30 गज से आगे देखना दुश्वार हो रहा था। हम इस्लामाबाद की दूध से निकले तो धुंध में किसी कदर कमी आई। खुली जगह पर धुंध कम थी। अचानक मैंने महसूस किया कि अयाज की जीप की रफ्तार तेज हो गई। मैं समझ नहीं सका क्योंकि वो मुझसे कोई 50 गज आगे था। मैंने भी रफ्तार तेज की। बीतू ऊँग रहा था। वो चौंका। क्या बात है शोभी भाई, रफ्तार क्यों बढ़ा दी? पता नहीं यार, अयाज ने स्पीड तेज कर दी है। मैंने तशवीश से कहा। अयाज कोई काम बिला वजह करने वाला शख्स नहीं था, कोई ना कोई वजह थी। मैंने मोबाइल से उसे कॉल की। अयाज क्या बात है, स्पीड क्यों बढ़ा दी? जनाब मैं आपको कॉल करने ही वाला था, मुझसे आगे एक गाड़ी जा रही है, ये दाएं तरफ से एक सड़क से निकली थी और जब मेरी जीप के पास से गुजरी तो उसमें से किसी लड़की की चीखें सुनाई दी हैं। तुम्हारा मतलब है उस गाड़ी में किसी लड़की या औरत को अगवा करके ले जाया जा रहा है? जी, मेरी जीप और गाड़ी दोनों के शीशे मुकम्मल तौर पर बंद है, इसके बावजूद लड़की की चीखें साफ सुनाई दी। मैं सोच में पड़ गया। अगर कोई मजबूर लड़की कुछ दरिंदों के हाथ लग गई थी तो इसका इम्कान था कि उसके साथ अच्छा नहीं होगा, आबरू तो जाएगी, इसका भी इम्कान था कि उसे जान से भी हाथ धोना पड़े। और ये सब हमारे सामने हो रहा था। शहबाज साहब बताएं क्या करना है? तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं तो उनको रोकना चाहूँगा। ओके, हम तुम्हारे साथ हैं, क्या करना है? मैं टक्कर मारकर गाड़ी को रोकने जा रहा हूँ। वो गाड़ी रोकेंगे तो उन्हें हैंड्सअप करा के सूरत हाल मालूम कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। ठीक है, तुम टक्कर मारकर आगे रुकना और मैं उनके पीछे रुकूंगा। ओके। अयाज की जीप के सामने वाले हिस्से में बड़ी मजबूत किस्म की फौलादी ग्रिल थी, इसलिए अयाज ने बेफिक्री से जीप की रफ्तार तेज की और अकब से गाड़ी को टक्कर दे मारी। सन्नाटे और रात के वक्त धमाके की आवाज़ साफ सुनाई दी। अगली गाड़ी लहराई और सड़क से उतर गई। अयाज ने जीप कुछ आगे रोकी और मैंने अपनी जीप कुछ पीछे रोक दी। मैं और बीतू अपने पिस्तौल संभालते हुए नीचे उतरे। जरब खाने वाली गाड़ी से 3 अफराद निकल आए थे। वो बदमाशों के अंदाज में वजनी गालियां देते और बढ़ के मारते अयाज की जीप की तरफ लपक रहे थे। उनमें से सबसे आगे वाला जैसे ही जीप के दरवाजे तक पहुंचा और उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा तूफानी रफ्तार से खुला और उसके मुंह पर लगा। वो बिलबिलाकर पीछे जा गिरा। यहाँ स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी थी, इसलिए किसी कदर नजर आ रहा था। मैंने सबसे पीछे वाले को एक अदद पिस्तौल निकालते देखा और तेजी से आगे बढ़कर अपना पिस्तौल उसके सर से लगा दिया। बस अब हरकत मत करना। मैंने उसका पिस्तौल उचक लिया। दरमियान वाला पहले ही पोज हो गया था क्योंकि अयाज एक शॉटगन के साथ नीचे उतर आया था। मुंह पर दरवाजा खाने वाला उठ गया था और हमें दांतों तक मुसल्लत देखकर उनकी बकवास और बढ़ के रुक गई थी। वो बिल्कुल शराफत के मूड में आ गए थे। मैंने पिस्तौल निकालने वाले से पूछा कि क्या चक्कर है? कैसा चक्कर? मैंने उसके सर पर पिस्तौल का दस्ता मारा और उसे सही मानों में चक्कर आ गए। कि क्या कर रहे हो? एक तो टक्कर मारकर गाड़ी का बेड़ा गर्क कर दिया, ऊपर से हमें भी मार रहे हो। मुंह पर दरवाजा खाने वाला बोला, ये तो स्टार्ट है। बीतू बोला, वो गाड़ी का मुआयना कर रहा था, उसके स्याह शीशों के अंदर कुछ नजर नहीं आ रहा था। अभी तो और मारेगा। चकराने वाला अब संभल गया था। वो तकरीबन 40 बरस का, चेहरे से बदमाश नजर आने वाला तनुमन शख्स था, जबकि बाकी तो उससे कम उम्र थे, लेकिन उनके चेहरों की खबासत इससे किसी तरह कम ना थी। तुम चाहते क्या हो? गाड़ी में और कौन कौन है? कोई नहीं है, उसने फिर जवाब दिया। तो मैंने उस पर फिर दस्ता आजमाया। इस बार वो गिर पड़ा। मैंने दूसरे से यही सवाल पूछा। जी मेरी औरत है। उसने होठों पर जुबान फिर कर कहा। उनकी सारी बदमाशी हवा हो गई थी और उन्होंने महसूस कर लिया था कि हम उनसे बड़े बदमाश थे। तुम्हारी औरत के गाड़ी में बैठकर इसी तरह चिल्लाती है, अब क्यों खामोश है वो? उसके पास इस सवाल का कोई जवाब ना था, लेकिन मुंह पर दरवाजा खाने वाला किसी कदर तेज लहजे में बोला, यह हमारा जाती मामला है। अच्छा, अभी देखते हैं तुम्हारे जाती मामले को, अयाज ने कहा और आगे बढ़कर कार का कभी दरवाजा खोला। मुंह की खाने वाला ओए ओए करता अयाज की तरफ लपका, लेकिन जैसे वो अयाज के पास पहुंचा उसने अचानक लात उसके सीने पे दे मारी। वो लटकर पीछे जा गिरा। वार सख्त था। वो सीना पकड़कर जमीन पर लोटपोट होने लगा। बीतू ने अयाज के वार की दाद दी। अयाज अंदर झांक रहा था। फिर उसने मुझे तिरा दी। एक लड़की है, लेकिन बेहोश लगती है, इन पर नजर रखो। मैंने उन तीनों की तरफ इशारा किया और कार के अकबी हिस्से में देखा। लड़की दूसरी तरफ दरवाजे से टेकी बेहोश पड़ी थी। कम से कम उसका ढीलापन यही बता रहा था। वो नक्कूर से नौजवान और खूबसूरत लग रही थी। नीली वेलवेट का सादा सूट पहन रखा था और ऊपर स्वेटर था। उसके लाइट ब्राउन बाल बिखरे हुए थे। मैंने आगे बढ़कर उसका मुंह सूंघा। क्लोरोफॉर्म की बूंदें तस्दीक कर दी कि उसे बेहोश किया गया है। मैं वापस आया और मार से बचने वाले से पूछा, लड़की बेहोश है? हाँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसने जवाब दिया। मैंने महसूस किया कि वो बदमाश किस्म के लोग थे और हम एक चलती शाहरा के किनारे खड़े होकर उनसे नहीं निपट सकते थे।
मैंने उनकी तलाशी लेने को कहा। बीतू ने सर पर जरब खाने वाले के पास से क्लोरोफॉर्म की शीशे बरामद की और ठीक आदमी के पास से एक अदद चाकू निकला था। मैंने अयाज से कहा, यहाँ से चलो, इनसे कहीं और जरा तसल्ली से बात करते हैं, यहाँ कोई भी आ सकता है। मेरा भी यही ख्याल है। उनकी गाड़ी वहीं छोड़कर हमने उन्हें और बेहोश लड़की को अपनी गाड़ी में शिफ्ट किया। लड़की को अयाज की जीप के अकबी हिस्से में डाल दिया गया और मुंह पर दरवाजा खाने वाला उसके साथ बैठ गया, जबकि बाकी दो में से एक मेरे साथ बैठा और दूसरा बीतू के साथ पीछे था। इस तरह हम उन पर पूरी तरह नजर रख सकते थे। ये तो तय था कि उन्हें मकान पर नहीं ले जाना है। इसके बजाय हमें आसपास कोई जगह तलाश करनी थी जहां उनसे सुकून से बात कर सकते। चीखों पुकार पर कोई दखलदार माकूलात ना करता। कुछ आगे जाकर सड़क से जरा कुछ दूर एक कच्चा हाथा नजर आया जिसकी दीवार गिर गई थी। अयाज ने उसे देखा और जीप उसकी तरफ घुमा दी। मैंने उसकी पैरवी की। दोनों गाड़ियों की रोशनी में अहाता वीरानी लग रहा था और आसपास कोई आबादी भी नजर नहीं आ रही थी। उस जगह को देखकर मेरे बराबर में बैठा बड़ी उम्र वाला खौफजदा हो गया। हमें यहाँ क्यों लाए हो? सवाल मत करो, ये काम हमें करना है, नीचे उतरो। मैंने पिस्तौल का रुख उसकी तरफ किया तो वो शराफत से नीचे उतर गया। बाकी भी उतर आए। मैंने लड़की की नब्ज चेक की। वो 1 घंटे से पहले होश में नहीं आने वाली थी। बीतू को उसके पास छोड़कर मैं और अयाज उन्हें हाथे में ले आए। शुरू हो जाओ, ये लड़की कौन है और तुम इसे अगवा करके क्यों ले जा रहे थे? मैं अपने पिस्तौल पर साइलेंसर चढ़ाने लगा। उनकी हालत खराब हुई थी लेकिन रिटाई खत्म नहीं हुई थी। हम लड़की को अगवा करके नहीं ले जा रहे थे। मैंने एहतियात से गोली चलाई जो उसके कान के पास से गुजर गई। वो उछल पड़ा। मैंने गरज कर कहा, तो क्या तुम्हारी बेटी है? मैं सच कह रहा हूँ, उसने कहा। मैंने दूसरी गोली चलाई जो उसके बाजू को छूती हुई गुजर गई। उसने कराहकर बाजू थाम लिया। मुझे औरतों पर जुल्म करने वाले लोगों से नफरत है और उन्हें अजियत से मारकर मुझे खुशी होती है। अगली बार गोली तुम्हारी जिस्म में उतरेगी लेकिन तुम इतनी जल्दी मरोगे नहीं। तुम क्या कहते हो? अयाज ने मुंह पर दरवाजा खाने वाले से पूछा। उसकी नाक और होठ सूज गए थे। मुझे कुछ नहीं मालूम। छोड़ो, इन बेचारों को कुछ नहीं मालूम है। इन्हें ज्यादा तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। गोली मारकर छोड़ जाते हैं, कल कोई ना कोई आकर लाश देख लेगा। मैंने पिस्तौल बुलंद किया ही था कि टूट फूट से महफूज शख्स चिल्लाने लगा, खुदा के लिए मुझे मत मारो, मैं बताता हूँ। हाँ, हम उस लड़की को अगवा करके लेके जा रहे थे। क्यों? ये उस्ताद को पसंद आ गई थी पर मानती नहीं थी। एक स्कूल में टीचर है और इसका बाप भी हेड मास्टर है। उस्ताद कौन है? वो जीरे। जुबान बंद रख। हाँ, जीरा अपनी जुबान बंद रखेगा लेकिन तुम बकोगे, मैंने कहा और लात मारकर उसे नीचे गिरा दिया। दूसरे के पास से बरामद होने वाला चाकू मेरे पास था। मैंने उसकी गर्दन पर घुटना रखा और चाकू से उसकी कमर पर कट लगाया। उसने आज़ाद होने की कोशिश की लेकिन मेरे बोझ तले तड़प कर रह गया। मैंने सवाल किया, उस्ताद कौन है? उसने चीख कर गाली दी। वो जिस तरह मज़ाहमत कर रहा था मुझे लगा उस्ताद वही है, लेकिन ये बात मैं उसकी ज़ुबान से कहलवाना चाहता था। मैंने उसके बाजू और फिर उसके पैरों पर कट लगाए। वो गाड़ी तले आने वाले कुत्ते की तरह चीखों पुकार करने लगा, मगर अभी तक उसने मज़ाहमत तर्क नहीं की थी। अलबत्ता जब मैंने उसे एक कान से महरूम किया तो उसने रोते हुए इकरार कर लिया कि वही उस्ताद है। मैंने उसे छोड़ दिया और अफसोस से कहा, एक बेबस लड़की को अगवा करने वाले को इतना ही कम हिम्मत और बुज़दिल होना चाहिए। तुम इकरार करते हो कि तुम इस लड़की को बेआबरू करने के लिए अगवा करके ले जा रहे थे? हाँ, उसने रोते हुए जवाब दिया, क्योंकि उसने सोचा ही ना था कि मैं उसे शूट कर सकता हूँ। इसलिए जब मैंने ऐन उसे दिल के मकाम पर गोली मारी तो वो चंद लम्हे बेयकीनी से मुझे देखता रहा और फिर मुंह के बल गिर गया। गिरने से पहले उसकी रूह कफ से अंसरी से परवास कर गई थी। उसके साथ ही दम्बा खुद रह गए थे और फिर वो थर थर कांपने लगे और जाबख्शी की इल्तिजाएं करने लगे। अयाज भी हैरान हुआ था मेरा रद्द अमल देखकर। मैंने पूछा, इस लड़की का घर कहाँ है? मुंह की खाने वाले ने कहा, पिंडी में एक छोटी सी बस्ती है। मुकम्मल पता बताओ। वो तो मुझे भी नहीं मालूम, मकान दिखा सकता हूँ। अयाज ने मेरी तरफ देखा। क्या उस लड़की को घर पहुंचाना है? जाहिर है हम उसे यूं छोड़कर नहीं जा सकते, और वैसे भी जब मैं किसी मामले में दखल देता हूं तो उसे अंजाम तक पहुंचाता हूं। इसका क्या करना है? अयाज ने लाश की तरफ इशारा किया। यहीं पड़ा रहने दो, मुमकिन है कल तक कोई देख ले, वरना चीलों और गिद्धों का भला हो जाएगा। उस्ताद के बारे में यह सुनकर उसके चेलों की हालत मजीद खराब हो गई और उन्हें यकीन आने लगा कि हम उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे। वो मिन्नत समाजत करते मेरी जीप में आए। जीरा मेरे साथ बैठा था और दूसरा बीतू के साथ पीछे बैठा था। मैंने रास्ते में जीरे से इंटरव्यू जारी रखा। उससे जो सूरत हाल सामने आई वो कुछ यूँ थी कि मरहूम उस्ताद फरहान उर्फाना रावलपिंडी के एक दरमियाने दर्जे का बदमाश था और ये दोनों यानी जीरा और आलम उसके दस्ते नाराज थे, यानी उसके तमाम मुजरिमाना कामों में बराबर के शरीक रहते थे। ये लड़की शाहीन एक निजी स्कूल में टीचर थी और इसका बाप रियाज अब्बासी एक सरकारी स्कूल में हेडमास्टर था। फाना ने कहीं शाहीन को देख लिया और वो उसे पसंद आ गई। तब से वो उसके पीछे पड़ा था। 2 दिन पहले सरेआम रोकने पर शाहीन ने उसे थप्पड़ रसीद कर दिया था।
तब से फाने के दिल में आग लगी थी और यह आग एक ही सूरत में सर्द हो सकती थी, जब वो शाहीन से अपनी बेइज्जती का बदला ले लेता। बदला लेने के लिए वो अपने साथियों के हमरा रियाज अब्बासी के घर पहुंचा और दीवार फलांग कर अंदर घुस गया। उन्होंने रियाज अब्बासी को बेबस करके बांध दिया और शाहीन को बेहोश करके उठा ले आए, लेकिन रास्ते में उसे होश आ गया और उससे चीखें मारनी शुरू कर दी। अब यह इत्तेफाक था कि अयाज ने उसकी चीखें सुन ली। मामला उलट गया और उस्ताद फाना के दिल में लगी आग दूसरे तरीके से सर्द हो गई। अयाज की जीप की टक्कर से पहले वो उसे दोबारा क्लोरोफॉर्म सुंघा चुके थे। तुमने देखा, बाज़ औक़ात आदमी को लेने के देने पड़ जाते हैं। मैंने जीरे से कहा, अब दुआ करो ये मामला खुश उसलूबी से तय हो जाए, वरना तुम दोनों को भी उस्ताद के पास भेजना पड़ेगा। अल्लाह दी कसम, मुझे मेरी माँ दी कसम, मैं कभी उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। मैं तो उस बस्ती में ही नहीं जाऊंगा। आलम बोला। मेरे मोबाइल ने बेल दी। अयाज कॉल करा था। क्या हुआ? लड़की को होश आ रहा है, कहीं ये शोर ना कर दे। किसी मुनासिब जगह रुक जाओ और उसे बात करके और समझा कर आगे बढ़ते हैं। यह मेन रोड थी, इसलिए अयाज ने एक ज़िली सड़क पर जीप मोड़ी और कुछ आगे उसके वीरान हिस्से में रोक दी। मैं जीप से उतरकर उसके पास पहुंचा तो वो शाहीन का हाथ पकड़कर उसे फरार से रोक रहा था और साथ ही समझाने की कोशिश भी कर रहा था। वो अभी तक क्लोरोफॉर्म के ज़ेर असर थी और हल्की सी आवाज़ निकालते हुए मज़ाहमत कर रही थी। मुझे पास देखकर वो मज़ीद खौफज़दा हो गई। बीबी, आराम से, हमने तुम्हें इन बदमाशों से छुड़ा लिया है और तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचाने जा रहे हैं। तुम उनके साथी हो? अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो आकर देखो, वो हमारी कैद में है। वो कुछ सुनने के लिए तैयार ना थी। उसकी एक ही रट थी कि उसे जाने दिया जाए। ठीक है, तुम चली जाओ, लेकिन इतनी रात और तारीकी में तुम कहाँ जाओगी? तुम्हें रास्ते मालूम है क्या? कोई कन्वेंस है क्या? क्या तुम्हें उस्ताद फाना जैसा कोई और नहीं मिलेगा? मेरी बात सुनकर वो तजब्जुब में पड़ गई। मेरा लहजा उन बदमाशों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो पढ़ी लिखी और ज़हीन थी और उसे इंसानों की पहचान थी, इसलिए देर से ही सही, लेकिन उसे एहसास होने लगा कि मैं सच कह रहा हूँ। फिर मैंने उसे अपनी गाड़ी में बैठे जीरे और आलम को दिखाया। उसे किसी कदर यकीन आने लगा। मैंने नरमी से कहा, तुम हम पर भरोसा करो और मेरा ख्याल है तुम्हारा घर अब ज़्यादा दूर नहीं है। घर के जिक्र पर उसे बाप याद आ गया और वो तड़प गई। उन्होंने मेरे बाबा को सर पे कुछ मारा था और फिर मुझे कुछ सुंघा दिया था। मैं बेहोश हो गई। पता नहीं बाबा का क्या हाल होगा। तुम्हारे बाबा ठीक होंगे, हम तुम्हारे घर ही जा रहे हैं। वो अयाज के साथ बैठने पर बमुश्किल आमादा हुई। हमारे शरीफाना रवैये ने उसे कायल कर दिया था। हम आगे रवाना हुए और कोई 20 मिनट बाद उस बस्ती के पास थे जहाँ शाहीन का घर था। ये कच्ची आबादी तो नहीं थी, लेकिन थी गरीबों की आबादी। गलियाँ कच्ची थी और मकान मामूली दर्जे के थे। रियाज अब्बासी का मकान बड़े रकबे पर था। अंदर 3 कमरे थे, लेकिन सहन बड़ा सा था जिसमें बहुत सारे फूल पौधे लगे थे। कमरों की छतें टीन की थी जिन पर बेलें चढ़ाई हुई थी। ये सब सहन में दाखिल होते नजर आ गया था। हमने गाड़ियां दरवाजे के सामने रोकी। वहाँ हर तरफ सन्नाटा था। लोग सर्दी की वजह से घरों में दुबके सो रहे थे और किसी पड़ोसी को पता नहीं चला था कि इस घर पर क्या क़यामत गुजर गई है। अंदर दाखिल होने वाला दरवाज़ा खुला था। हम अंदर दाखिल हुए तो शाहीन कमरों की तरफ लपकी। हम जीरे और आराम को भी ले आए थे। मैंने अयाज और बीतू को इशारा किया कि वो इन पर नजर रखे और खुद अंदर आ गया। शाहीन पहले कमरे में घुसी और फिर उसके रोने की आवाज़ आई। मैं कमरे में दाखिल हुआ और रुक गया। वस्त में दरी पर एक सफ़ेद दाढ़ी और बालों वाले बूढ़े की लाश पड़ी थी। कम से कम उसकी खुली आंखों से यही लग रहा था, और उसके सर से बहने वाला खून फर्श पर जम गया था। शाहीन उससे लिपटी रो रही थी। आहट सुनकर उसने सर उठाया और मेरी तरफ देखकर गुनगुनी लहजे में बोली, सालिमों ने मेरे पापा को मार दिया। मैंने पास बैठकर बूढ़े की नब्ज देखी। वो रुकी हुई थी और हाथ बिल्कुल सर्द था। उसे मरे हुए खासी देर हो चुकी थी। शायद सर पर लगने वाली ज़रब जानलेवा साबित हुई थी या होने वाली जिल्लत के एहसास ने उसकी जान ले ली थी। वजह कुछ भी थी, असल बात यह थी कि इस मुल्क में जोर आवारों ने एक और गरीब घर उजाड़ दिया था। मुझे अफसोस है, लेकिन हम यहाँ रुक नहीं सकते। क्या तुम्हारा कोई जानने वाला है जिसे इत्तला दी जा सके? नहीं, यहाँ हमारा कोई नहीं है। हम आज़ाद कश्मीर के रहने वाले हैं, लेकिन वहाँ भी बाबा के दूर के रिश्तेदार हैं। मोहल्ले वाले तो हैं, तुम उनको बता सकती हो। मोहल्ले वाले? उसका लहजा तल्ख हो गया कि उस वक्त तो आया नहीं जब ये बदमाश हमारे घर में घुसे थे और मैं चिल्लाई थी। सब सुनकर भी अपने अपने घरों में बैठे रहे थे। ये हमारे माशरे का एक और अलमिया है। हम किसी के साथ ज़्यादती होते तो देखते हैं, लेकिन चुप रहते हैं, और जब हम चुप होते हैं तो ये कभी नहीं सोचते कि कल को हमारी बारी भी आ सकती है। मैं सोच रहा था कि अब क्या किया जाए। अक़ल का तकाजा था कि फौरी रवानगी इख्तियार की जाए, इससे पहले कि अहले मोहल्ला और पुलिस आए और हमारी रवानगी के रास्ते बंद हो जाए। लेकिन मैं उसे यूँ अकेला छोड़कर भी नहीं जाना चाहता था। अभी मैं सोच ही रहा था कि क्या करना चाहिए कि अयाज तेज़ी से अंदर आया। उसका अंदाज़ बताने के लिए काफ़ी था कि कोई ख़तरा है। मैं शाहीन से ज़रा दूर चला गया। अयाज ने एक नज़र शाहीन और उसके बाप की लाश पर डाली और फिर मेरे कान में सरगोशी की। जनाब, बाहर कम से कम 4 अफराद हैं और शायद वो मकान को घिर चुके हैं। उनका अंदाज़ ख़तरनाक है। मुसल्ला है? तो के पास हथियार है,
बाकी दो का पता नहीं, लेकिन उनका अंदाज ऐसा ही है। हमें यहाँ से निकलना होगा। मैं बाहर आया जहाँ बीतू उन दोनों को हैंड्स अप कराए खड़ा था। उन्होंने भी जान लिया था क्योंकि उनके होठों पर अब मुस्कुराहट थी। मैंने पहले सामने से देखा। नज़दीकी बिजली के खंभे के साथ एक खोखा दुकान की आड़ में मौजूद साया अकब से आती रोशनी की वजह से साफ नजर आ रहा था। एक और गली के कोने पर मौजूद था। उसके हाथ में शॉटगन थी। अयाज बोला, ऐसे ही दो पीछे भी हैं, हमें निकलना होगा। जो रास्ते में उसे उड़ा दो। जीरे ने किसी कदर बुलंद आवाज से कहा, हमें जाने दो, कहीं ऐसा ना हो तुम खुद भी फंस जाओ। हमारे साथी यहाँ मौजूद है। आलम भी बोला। मैं उसके पास आया और अचानक घुटना उसके जेरे नाफ दे मारा। वो करहा कर झुका। तुम्हारे साथियों को इल्हाम हुआ कि हम यहाँ मौजूद हैं? हाँ, हादसे के बाद उस्ताद ने उनको कॉल कर दी थी। जीरे ने इंकशाफ किया। तुम अब बता रहे हो? लगता है तुमने उस्ताद के अंजाम से कोई सबक नहीं सीखा। मैंने कहा और फिर उसके पेट में घुटना दे मारा। वो सीधा हो रहा था कि फिर करहा कर झुक गया। मैंने सोचा और अयाज को एक तरफ ले जाकर धीमी आवाज में अपना प्लान बताया। वो सुनता रहा और फिर उसने सर हिला दिया। मैं समझ गया जनाब, बीतू को भी समझा दो। ये लोग शायद उस बस्ती में दाखिल होते हमारे पीछे लग गए थे और अब इस मकान को घिर चुके थे। मुमकिन है ये मामूली दर्जे के चक्के हों, लेकिन ये मुसल्लह थे। हमारा यहाँ से निकलना आसान ना था। मैं अंदर आया और शाहीन से बोला, सुनो, उस्ताद फाने के आदमी बाहर आ गए हैं। वो मुसल्लह है, उनके इरादे ठीक नहीं है। हम यहाँ से जा रहे हैं। तुम्हें फैसला करना है कि हमारे साथ चलोगी या यहीं रुकोगी। उसका रंग उड़ गया। वो लोग फिर आ गए? हाँ, मुमकिन है तुम्हें अकेला पाकर को नुकसान पहुंचाए या साथ ले जाए। अगर तुम हमारे साथ चलती हो तो हम बाद में तुम्हें जहाँ कहोगी वहाँ पहुँचा देंगे। अगर यहाँ रुकना चाहो तो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन यहाँ खतरा है। मुझे यकीन है उस्ताद फाना के बारे में जानकर उसके साथी उसका बदला भी तुमसे लेंगे। मुझसे क्यों? देखो, उस्ताद फाना अपनी हिमाकत की वजह से मारा गया है और वो शायद उसका बदला लेने आए हैं। ये सुनकर उसका रहा सहा रंग भी उड़ गया। मैं यहाँ नहीं रहूंगी। तब फौरन चलो। लेकिन बाबा, उनके लिए अब दुआ ही की जा सकती है। यहाँ से निकलते हम पुलिस को कॉल कर देंगे और वो खुद उन्हें अस्पताल पहुंचा देगी। तुमने अपनी को अहम चीज़ें लेनी है तो तुम्हारे पास 5 मिनट है। मैं बाहर आया तो बीतू और अयाज, जीरे और आलम के मुंह उनके अपने कपड़े फाड़कर बांध चुके थे। उनके हाथ भी अकब में बांध दिए गए थे। मैंने जीरे से कहा, आज तुम्हें पता चलेगा कि बदमाशी होती क्या है। अयाज मुझे एक तरफ ले गया और बोला, मैं सोच रहा हूँ पीछे मौजूद एक बंदे को नाकारा कर दूं ताकि वो आगे मदद को ना आ सके। इसकी ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, तुम जब पीछे वाले को निपटा कर सामने आओगे तो हमें निकलने में देर हो जाएगी। लड़की भी हमारे साथ जा रही है, वरना बाद में आने वालों से छोड़ेंगे नहीं। अयाज बोला, मेरा भी यही ख्याल है। शाहीन 5 मिनट से भी पहले निकल आई। उसने जूते पहन लिए थे और ऊपर चादर ले ली थी। उसके हाथ में छोटा सा हैंड कैरी नजर आ रहा था। मैंने कहा, मेरे साथ रहना है, यहाँ भी हंगामा होगा। ठीक है। उसने तेजी से खुद पर काबू पा लिया था। मैं दरवाजे की तरफ आया। मेरे इशारे पर अयाज ने मेन स्विच बंद कर दिया और मकान और उसके आसपास तारीकी छा गई। मैंने गेट जरा सा खोला और पिस्तौल बाहर निकालकर गली के कोने पर मौजूद आदमी का निशाना लिया। वो कोई 30 गज दूर था और उस पिस्तौल की रेंज 50-60 गज तो थी ही। साइलेंसर की वजह से हद कम होती थी, लेकिन ये काफ़ी थी। गोली चलते उसने हाथ उठाकर दिलखराश चीख मारी। उसकी चीख ने खोके तले दुबके आदमी को परेशान कर दिया। वो चीख चीख कर अपने साथियों को आवाज़ देने लगा। मैंने इशारा किया तो बीतू और अयाज, जीरे और आलम को धकेलते हुए दरवाजे तक लाए और उनको बाहर धक्का दे दिया। वो जाना नहीं चाहते थे क्योंकि हमारा मंसूबा समझ गए थे, मगर मजबूर थे। उनके पीछे हम बाहर निकले। खोखे के पीछे दुबके आदमी ने हरकत महसूस करते ही ऊपर तले किसी पिस्तौल या रिवॉल्वर से फायर किए और आगे होने की वजह से आलम निशाना बना। उसने नाक से कर्बनाक आवाज़ निकाली और गिरने लगा था कि अयाज ने उसे ढाल बना लिया और अपनी जीप तक ले गया। दरवाज़ा खोलकर उसने आलम को एक तरफ फेंका और बीतू समेत अंदर घुस गया। मैंने जीरे को अपनी ढाल बना रखा था। मकान के दाएं तरफ से नमूदार होने वाले ने आते रिपीटर से फायर किया और उसका हौलनाक धमाका गूंजा। जीरे ने झटका खाया और मुंह के बल गिरा। उसके गिरते ही मैंने रिपीटर वाले को लगातार 3 गोलियां मारी, क्योंकि वो रिपीटर को दोबारा लोड करा था और उसे फायर करने का मौका देना वफात पा जाने के बराबर था। रिपीटर वाले ने कर्बनाक आवाज़ निकाली और लड़खड़ा कर दीवार की आड़ में चला गया। शाहीन मेरे पीछे खड़ी कांप रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और पजेरों की तरफ भागा। ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोलकर पहले उसे अंदर धकेला, क्योंकि दूसरी तरफ खोखे वाला मौजूद था और हम पर फायरिंग करा था। फिर बीतू के फायरों से चुप करा दिया। अयाज की जीप स्टार्ट थी। जैसे ही हम पजेरों में आए, उसने जीप आगे बढ़ा दी। मैंने भी गाड़ी स्टार्ट करती पूरी रेस दी और पजेरों छलांग लगाकर आगे बढ़ी। फिर बेकाबू होकर एक दरख्त से टकराते टकराते बची। शाहीन ने मुतवक्को हादसे का सोचकर चीख पहले ही मार दी थी, लेकिन खैरियत रही। जीप दरख्त के बराबर से गुजर गई। गाड़ियां आगे बढ़ी तो मकान के अकब से एक राइफल बरदार निकला और हम पर धड़ाधड़ गोलियां चलाने लगा। एक गोली पजेरों के अकबी शीशे में सुराख करती गुजर गई। नीचे हो जाओ, मैंने चिल्लाकर कहा और एक्सीलरेटर पूरा दबा दिया। अयाज पहले गली से निकल गया था। मैंने मोड़ काटा तो हम महफूज हो गए।
मैंने मोबाइल निकालकर अयाज को कॉल की। उसने कॉल रिसीव की। जल्द से जल्द दिख लो, अगर कहीं पुलिस टकरा जाए तो रास्ता अलग कर लेना और कोशिश करना पुलिस से तसादुम ना होने पाए, लेकिन पकड़ाई किसी सूरत नहीं देनी है। ठीक है जनाब। मैंने मोबाइल बंद करके रफ्तार बढ़ा दी। शाहीन सीधी होकर बैठ गई थी और खौफजदा नजरों से मुझे देख रही थी। तुम लोग कौन हो? हम कोई भी हैं, लेकिन तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं है, क्योंकि हम औरत की इज्जत करना जानते हैं। अभी कहाँ जा रहे हो? अपने ठिकाने पर। वहां तुमको कुछ देर रुकना होगा। हालात देखकर फिर तुम जहां चाहोगी तुम्हें पहुंचा देंगे। मेन रोड पर आते ही मैंने गाड़ी को फर्स्ट गियर में डाल दिया था। अयाज की जीप खासी आगे जा चुकी थी। उसकी अकबी सुर्ख रोशनियां भी अब नजर नहीं आ रही थी, लेकिन वो इसी रास्ते पर था। शाहीन, इस शहर में तुम्हारा कोई जानने वाला है क्या? नहीं, यहाँ हमारा कोई करीबी रिश्तेदार नहीं है। मीरपुर में है, वहाँ बाबा की कुछ ज़मीन भी है जिसे पट्टे पर दे दिया है। कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हें संभाल सके? उसने सोचा, फिर हिचकिचाते हुए बोली, शायद मेरी स्कूल प्रिंसिपल मेरी मदद करे। जहाँ मैं पढ़ाती हूँ वो मेरा बहुत ख्याल रखती है। उसके साथ जो कुछ हो चुका था और कल तक इस घराने के बारे में जो कहानियां मशहूर होनी थी, उनको मद्देनजर रखते हुए मुझे उम्मीद नहीं थी कि मस्कूरा स्कूल की प्रिंसिपल शाहीन की कोई मदद करेगी, बल्कि वो तो उसे शायद मुलाजमत से फारिग ही कर दे। बस्ती से निकलने तक हमें ऐसे कोई आसार नजर नहीं आए थे कि पुलिस इस तरफ जा रही है, लेकिन वहां जितनी धुआंधार फायरिंग हुई थी, जीरे और आलम के अपने साथियों के हाथों हलाकत हुई थी, उनमें से कम 2 हमारे हाथों मारे गए थे और कम से कम एक जख्मी था। यानी वहां पुलिस की आमद लाजमी थी। अब उसे रियाज अब्बासी के बारे में मुत्तला करना जरूरी नहीं था। तुम कहाँ तक पढ़ी हुई हो? BSc किया है। वो बेदिली से बोली, बाबा मेरी शादी करना चाहते थे, लेकिन गरीब लड़कियों के लिए रिश्ते कहाँ होते हैं। बाबा परेशान थे कि उनके बाद मेरा क्या होगा। वो दिल के मरीज थे, 2 बार हार्ट अटैक हो चुका था। डॉक्टर ने कहा था तीसरी बार हुआ तो वो बचेंगे नहीं। मुझे पहली बार महसूस हुआ कि वो खास सहनी कैफियत में थी। वो बज़ाहिर हवास में होते हुए भी हवासों में नहीं थी और उसके अंदर एक गिरासी बन गई थी। वो उसे बोलकर खोलने की कोशिश कर रही थी। कभी कभी बाबा की परेशानी देखकर जी चाहता कि खुदकुशी कर लूं। तुम्हें इतना कम हौसला नहीं होना चाहिए। इस मुआशरे में बेशुमार औरतें और लड़कियां अकेली हैं और वो खुद कमाकर जिंदगी गुजार रही हैं। जानती हूँ, लेकिन मुझ में इतना हौसला नहीं है। मैं अकेली नहीं रह सकती। ये बात बाबा भी जानते थे। तुम्हारा बाबा अपना इलाका छोड़कर यहाँ क्यों आ गया था? एक तो उनकी नौकरी यहाँ थी, दूसरे उन्होंने अम्मी से अपनी पसंद की शादी की थी और उनकी खातिर अपनी बचपन के मंगेतर को छोड़ दिया था। इस पर पूरी बिरादरी ने उनका बाइकआउट कर दिया था। कोई हमसे नहीं मिलता था, बाबा भी किसी से नहीं मिलते थे, लेकिन उन्होंने जिसकी खातिर सबको छोड़ दिया वो उनको बीच रास्ते में छोड़ गई। अम्मी का उस वक्त इंतकाल हो गया जब मैं सिर्फ 11 बरस की थी। उनका अपेंडिक्स फट गया था। ओह, अब अल्लाह ने बाबा को भी अपने पास बुला लिया। अब मेरा क्या होगा? अल्लाह इंसान के लिए सबसे अच्छा करने वाला है। देखा जाए कि तुम्हारी जिंदगी में दुख ज़्यादा है, लेकिन उसने आगे तुम्हारे लिए कौन सी खुशियां रखी हैं ये मैं या तुम कोई नहीं जानता। वो खिड़की से बाहर धुंध में गुजरती स्ट्रीट लाइट्स देख रही थी। पता नहीं, मुझे तो लगता है कि मेरी जिंदगी में खुशी तो रही एक तरफ, कोई आसानी भी नहीं है। खुशी और आसानियां तलाश करने से मिलती हैं, ये खुद चलकर आपके पास नहीं आती। वो चुप हो गई। कुछ देर बाद बोली, आप पुलिस का सामना नहीं करना चाहते, इसकी कोई खास वजह है क्या? इसकी कई वजूहात हैं, लेकिन इनमें से कोई वजह वो नहीं है जो तुम सोच रही हो। हमारा जराइम से कोई ताल्लुक नहीं है। आप गलत समझ रहे हैं। मैं आपके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैं बहुत कम बातों पर दिल से यकीन करती हूँ, लेकिन आप लोगों के बारे में इतनी देर में एक बात पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि आप लोग किसी किस्म के मुजरिम नहीं हो सकते। इस यकीन का शुक्रिया, क्योंकि तुम्हारा और हमारा साथ मुख्तसर है, इसलिए तुम्हारा हमारे मसाइल के बारे में जानना बेकार है। मैंने जीप का रुख उस कॉलोनी की सड़क की तरफ मोड़ दिया जहाँ हमारा मकान था। अयाज आगे था और अब वो यकीनन मकान तक पहुँच गया होगा। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त साबित हुआ। जीप वहाँ मौजूद थी। बीतू बाहर खड़ा था और अयाज दरवाज़ा खोलकर अंदर जा चुका था। मैंने पजेरो छोटी सी पार्किंग में खड़ी की और शाहीन की तरफ देखा। ये हमारा ठिकाना है, घर नहीं, इसलिए इसे देखकर ज़्यादा हैरान मत होना।